नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने स्टडी चैनल उदयदीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए मैथ्स विषय को पढ़ रहे थे। हमारी संख्या पद्धति की सेकंड क्लास है। इसकी एक क्लास हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें। उस क्लास में हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था, दार्शनिक प्रणाली क्या होती है, भारतीय प्रणाली क्या होती है और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है। साथ ही हमने रोमन संख्या और हिंदू अरबी संख्या में संबंध के बारे में पढ़ा था कि इनमें किस प्रकार का संबंध होता है। आज की क्लास में इससे आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आज की क्लास भी आपकी थ्योरी क्लास रहेगी। इससे आगे की एक क्लास और आपकी थ्योरी रहेगी। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा, अंकों के मान। नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं आप, अंकों के मान। अंकों के मान आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वास्तविक मान और स्थानीय मान निकालना। देखिए, सबसे पहले क्या वास्तविक मान निकालना देखते हैं हम, वास्तविक मान। और इसके बाद क्या देखेंगे हम, स्थानीय मान निकालना, स्थानीय मान। देखिए, वास्तविक मान को और किस नाम से जाना जाता है, इसको अंकित मान भी बोला जाता है, अंकित मान, या फिर इसको जातीय मान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, अंकित मान या जातीय मान। तीनों नाम आपको मिल जाए, तीनों का मतलब एक ही है। यानी कि वास्तविक मान लिखा मिल जाए आपके लिए, या अंकित मान या जातीय मान, तीनों का मतलब एक ही है। और स्थानीय मान, देखिए आपको एग्जाम में इस तरीके से कोई संख्या लिख के दे दी जाएगी, कोई भी संख्या हो सकती है। इसमें पूछ लिया जाए आपसे 2 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 2 का वास्तविक मान क्या होगा, 2। 8 का वास्तविक मान पूछ लिया जाए तो 8 का वास्तविक मान कितना होगा, 8। यानी कि जिस भी संख्या का वास्तविक मान पूछा जाए तो उस संख्या स्वयं ही उसका वास्तविक मान होगा। यानी कि ऐसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता वो हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। देखिए, इसको अंकित मान भी बोला जाता है और जातीय मान भी बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में वास्तविक मान ना देकर अंकित मान या जातीय मान लिखा हुआ भी दे दिया जाता है। तो जिस भी संख्या का वास्तविक मान या अंकित मान या जातीय मान पूछे तो वो संख्या स्वयं ही उसका वास्तविक मान होगी। अब देखिए, हम स्थानीय मान देखते हैं। मान के चलिए कोई संख्या ले लेते हैं, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब इसमें पूछ लिया जाए आपसे 3 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए, स्थानीय मान क्या होता है, संख्या के स्थान के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। इसके बाद जितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0 यहाँ पे लगा देंगे। यानी कि 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3000। 5 का स्थानीय मान पूछ ली जाए तो 5 लिखेंगे। इसके बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 0, यानी कि 5 का स्थानीय मान 50। 2 का स्थानीय मान पूछ लिया है, 2 लिखेंगे। इसके बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 0 इसके पीछे हम इस प्रकार से लगा देंगे। यानी कि 2 का स्थानीय मान इतना आ जाएगा। स्थानीय मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल संख्या लगेंगे। इसके बाद जितने भी अंक है उतनी 0 लगा देंगे। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो आपके लिए बताता हूँ। देखिए, आप एग्जाम्पल ऊपर देख पा रहे होंगे। देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए संख्या दी हुई है, एक संख्या 56938 में 9 के स्थानीय व वास्तविक मान में कितना अंतर होगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। संख्या कितनी है, 56938 संख्या दी हुई है। इसमें पूछा है 9 के स्थानीय व वास्तविक मान में कितना अंतर होगा। अब देखिए, 9 का स्थानीय मान निकालना हो तो सिंपल 9 लिखेंगे। इसके बाद कितनी डिजिट है, 3, तो 3 0 यहाँ पे लगा लेंगे। यानी कि 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान 9000 और 9 का वास्तविक मान 9 ही, यानी कि संख्या स्वयं ही होगी वास्तविक मान। इनका अंतर पूछा इसलिए माइनस कर देंगे। देखिए, 9000 से 9 को माइनस करें कितना आएगा जी, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 से 9 माइनस होंगे कितना, 1 बचेगा। यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और 8, यानी कि 9 का स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर कितना आएगा, 8991। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम इससे नेक्स्ट क्लास में विभाज्यता के नियम और देखेंगे। आज की क्लास में हम अब संख्याओं के प्रकार और देख लेते हैं, संख्या क्या क्या होती हैं। इसके बाद एक क्लास और आपकी थ्योरी रहेगी। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, संख्याओं के प्रकार। मैंने आपको पहले ही बताया था हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं क्या, संख्याओं के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डाल सकते हैं, संख्याओं के प्रकार। देखिए, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या आदि
इनके विषय में हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? प्राकृत संख्याएं की बात करते हैं। देखिए प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनसे हम गिनती करते हैं या हम किसी भी वस्तु की गणना करते हैं, वो हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी कि प्राकृत संख्या कौन सी होंगी? 1 2 3 4 इस तरीके से कहाँ तक? अनंत तक। यानी कि जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे कोई संख्या लिख के दे दी जाएगी, 3 है, 3 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो प्राकृत संख्या यानी कि 1 से प्रारंभ होती है, अनंत तक जाती हैं, वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? हमारी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अब इसके बाद देखिए प्राकृत संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं। इसके बाद क्या? पूर्ण संख्याएं। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होंगी? देखिए यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 और ऐड करते हैं तो हमारी कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएंगे? हमें पूर्ण संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, कौन सी संख्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। सिंपल आपको इतना याद रखना है, सिंपल कितना कि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, और यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 और ऐड करते हैं तो हमारी कौन सी संख्या प्राप्त हो जाती है? पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती हैं। बहुत सी बार एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है 0 है प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, तो 0 एक पूर्ण संख्या है। अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या है? हमारी पूर्णांक संख्या है। देखिए पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? देखिए प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। यानी प्राकृत संख्याओं के हम नेगेटिव वैल्यूज और बात करें, देखिए प्राकृत संख्या कहाँ से होती है? 1 से लेकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। यदि इन्हीं संख्याओं का माइनस वाली वैल्यूज और ले लें, 3 2 -1, और इसी में पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या 0 और शामिल कर दें तो हमारी क्या? पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कि सभी संख्याएं नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 जिसमें शामिल रहे वो सभी संख्या क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जितनी भी नेगेटिव संख्याएं होंगी सारी पूर्णांक संख्या होंगी, जितनी पॉजिटिव संख्या होंगी सारी पूर्णांक संख्याएं होंगी, और इसमें 0 भी शामिल रहेगा। यानी कि सारी नेगेटिव वैल्यूज, सारी पॉजिटिव वैल्यूज और 0 कौन सी संख्या कहलाएंगी? हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद देखिए इसके बाद कौन सी? सम संख्याएं। देखिए सम संख्याएं। देखिए सम संख्याएं कौन सी होंगी? देखिए सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूर्णता भाग चला जाए, यानी कि 2 से पूर्णता विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। 2 से पूर्णता विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में देखते हैं हम सम संख्याओं में, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सभी संख्या कैसी होंगी? सम संख्या। क्यों? यदि हमें इसमें किसी भी संख्या में भाग दें 2 से तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 2 से 2 में भाग देंगे पूरा भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पूरा भाग जा रहा है, 8 में देंगे 2 चौके 8। इस प्रकार से 2 से जिन संख्याओं में पूर्णता भाग चला जाए वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं के बाद देखिए आती है हमारी कौन सी? विषम संख्याएं। चाहे तो आप इनको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए सम संख्याओं के बाद हम कौन सी संख्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। संख्याओं के प्रकार देख रहा है, यानी कि संख्याओं के बारे में पढ़ रहा है, कौन सी संख्या कौन सी होती हैं वो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सम संख्याएं हो गई, इसके बाद कौन सी आ गई? हमारी विषम संख्याएं। कौन सी? विषम संख्याएं। देखिए विषम संख्या कौन सी होंगी? सम संख्याओं के अपोजिट जो संख्या होंगी वो विषम होंगी। कौन सी? देखिए इसमें 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए तो वो हमारी सम संख्या, और जो 2 से पूर्णता विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णता विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णता विभाजित ना हो वो संख्या क्या कहलाएगी? हमारी विषम संख्या कहलाएगी। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, देखिए 3 5 7 9 इस प्रकार से जो भी संख्याएं आएंगी, देखिए इन संख्याओं में जैसे कि हम 3 में 2 से डिवाइड करें 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 कैसी संख्या हो जाएगी? हमारी विषम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 7 देखें 5 देखें तो इनमें 2 से भाग नहीं जाएगा। जिन भी संख्याओं में 2 से भाग नहीं जाता वो संख्या हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद देखिए विषम संख्याओं के बाद भाज्य और अभाज्य संख्याएं। इसके बाद कौन सी? भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं।
अब देखिए भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी और संख्या से भाग चला जाए वो हमारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें, देखिए 2, 4, 8, 15 इस प्रकार से कोई भी संख्या ले लें। देखिए इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, जिसमें एक और संख्या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग चला जाए वो संख्या हमारी कौन सी होगी, भाज्य संख्या। देखिए इसमें 2 नहीं होगी, 2 में एक और 2 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जा रहा, तो गलती से लिखा गया यहाँ पे 2 कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। देखिए 4 में 1 और 4 के अलावा भाग दीजिए किसी संख्या से, यानी कि 2 से इसमें भाग जा रहा है, तो 4 कैसी होगी, हमारी भाज्य संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जिनमें एक और संख्या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग चला जाए वो हमारी कौन सी होंगी, भाज्य संख्या है। 8 में देखिए 1 और 8 के अलावा इसमें कौन सी संख्या से भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, तो 8 हमारी कौन सी होगी, भाज्य संख्या। इसी प्रकार 15 में देखिए 1 और 15 के अलावा इसमें किससे भाग जाएगा, 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, तो 15 हमारी कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जिनमें एक और संख्या स्वयं के अलावा किसी और से भी भाग जाए वो हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। अभाज्य संख्याएं देखिए, अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, देखिए जिनमें एक और संख्या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाए वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देखें, देखिए 2 अभाज्य संख्या में आ जाएगा, 2, 3, 5 इसी प्रकार से, और आगे संख्या ले लें हम 11, 13 इस प्रकार से जो भी संख्या होंगी जिनमें एक और संख्या स्वयं के अलावा किसी और से भाग न जाए वो अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 2 में देखिए 1 और 2 यानी कि 1 और संख्या स्वयं के अलावा इसमें किसी और से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 2 कैसी होगी, हमारी अभाज्य संख्या होगी। 3 देखिए 1 और 3 के अलावा इसमें किसी से भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा, तो 3 हमारी अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 5, 11, 13 संख्या कैसी होंगी, हमारी अभाज्य संख्या होंगी। सिंपल आप इतना याद रखिए, जिनमें एक और संख्या स्वयं के अलावा किसी और से भाग चला जाए दो हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी, और जिनमें एक और संख्या स्वयं के अलावा किसी और से भाग न जाए वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिए इसके अलावा आगे देखिए परिमेय संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं हो गई। इसके आगे हम क्या देखेंगे, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए इसके आगे हमारा कौन सी संख्या है, इसके आगे है हमारी परिमेय संख्याएं। कौन सी, परिमेय संख्याएं। अब देखिए परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्या जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, या इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या हमारी कौन सी कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए p बटे q यहाँ पे, देखिए p क्या है, यहाँ पे अंश है, p क्या है यहाँ पे अंश, हर यहाँ पे क्या है, हर है, q यहाँ पे क्या है, हर है, p अंश है और q हर है। यानी ऐसी संख्या जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए p और q के यहाँ पे कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है p और q की जगह, लेकिन q की जगह सिर्फ 0 नहीं हो सकती। देखिए नीचे सिर्फ q का मान 0 नहीं हो सकता, p और q का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में बात करें परिमेय संख्याओं में, देखिए 7 कैसी होगी, परिमेय संख्या। क्यों, देखिए इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो अंश बटे हर के रूप में जिसको भी लिख सकते हैं वो हमारी कौन सी संख्या होंगी, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से और देखिए 3/4 अंश बटे हर के रूप में लिख पा रहा है, -1/2, तो देखिए इसको भी अंश बटे हर के रूप में लिख पा रहा है, तो संख्या हमारी कौन सी होंगी, परिमेय संख्या होंगी। यानी कि ऐसी संख्या जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए परिमेय के बाद देखिए अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या के बाद कौन सी, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जिनको हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी, अपरिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते थे, इसको हम अंश बटे हर यानी p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिख सकते। जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें हम, देखिए इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे कि √2, √3, √7 या और भी रूट में जो भी संख्या होंगी सारी हमारी कैसी होंगी, अपरिमेय संख्या। देखिए इसको √2 को अंश बटे हर के रूप में हम नहीं लिख सकते, यानी कि p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते,
तो हमारी √2 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि जो भी संख्याएं हम अंश बटे हर के रूप में जिनको नहीं लिख सकते वो हमारी कैसी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसके अलावा देखिए आगे संख्या कौन सी, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट संख्या हमारी कौन सी है, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या है। देखिए उत्तरवर्ती या अनुवर्ती दोनों बात एक ही है। या तो एग्जाम में आपके सामने उत्तरवर्ती लिखा हुआ आ जाए, उत्तरवर्ती संख्याएं, या फिर इसी का एक और नाम क्या है, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या, या फिर इसका एक नाम और मिलता है परिवर्ती संख्याएं। तो देखिए एग्जाम में आपके सामने इस प्रकार से लिखा जाए, उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती या परिवर्ती, तीनों बात एक ही है। तो देखिए उत्तरवर्ती संख्या कौन सी होती है, यानी कोई भी प्राकृत संख्या में यदि हम 1 भी ऐड कर देते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट संख्या प्राप्त होती है वो उसकी उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें, आपसे कोई संख्या ऐसे पूछ ली जाए कि 10 की उत्तरवर्ती संख्या कौन सी होगी, तो उत्तरवर्ती यानी कि इसमें 1 ऐड करेंगे तो 10 की उत्तरवर्ती कितनी होगी, 11, यानी कि 10 की उत्तरवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। और देखिए 17 की उत्तरवर्ती संख्या पूछ ली जाए, 17 में 1 ऐड करेंगे यानी कि 18, 17 की उत्तरवर्ती संख्या कितनी होगी, 18 होगी। तो जब भी आपको उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परिवर्ती कर इस प्रकार से पूछ ले जाए कि इसकी अब उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कितनी होगी, तो उसमें हम सिंपल 1 ऐड कर देंगे तो हमें उसकी उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए उत्तरवर्ती संख्या के बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी कौन सी, पूर्ववर्ती संख्या। कौन सी, पूर्ववर्ती। देखिए पूर्ववर्ती संख्या है, इसके आगे हमारी कौन सी संख्या है, पूर्ववर्ती संख्या है। देखिए पूर्ववर्ती संख्या है। देखिए उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, हम किसी भी प्राकृत संख्या में 1 ऐड कर देंगे तो हमें उसकी उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। पूर्ववर्ती संख्या में क्या होगा, किसी भी संख्या से हम यदि 1 माइनस कर दें, यानी किसी भी प्राकृत संख्या से यदि 1 भी माइनस कर देते हैं तो हमें उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि 9 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, तो सिंपल हम क्या करना है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 8, यानी कि 9 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब और देखिए एग्जाम्पल मान के चलिए 20 की पूछ ली जाए, 20 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, 20 माइनस 1 कितना आएगा यहाँ पे 19, यानी कि 20 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, 19 होगी। तो जब भी आपसे पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो 1 माइनस कर दीजिए और उत्तरवर्ती संख्या पूछे तो आप 1 प्लस कर दीजिए। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको स्क्रीन पे इसका क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखिए इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। अब हमें बताना इनमें से कौन सा एक सही है, तो ऑप्शन से चेक करते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, 2000 के पूर्ववर्ती का परिवर्ती कितना होगा, 2001। तो सबसे पहले 2000 का क्या पूछा है इसमें, 2000 के पूर्ववर्ती के लिए क्या करेंगे हम, 1 माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस करेंगे, पूर्ववर्ती कितना होगा, 1999। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 2000 के पूर्ववर्ती का परिवर्ती। अब देखिए इसका परिवर्ती 1 प्लस कर देंगे, परिवर्ती के लिए कितना आ जाएगा, 2000, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, 2001। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, बी वाला क्या कह रहा है, 2000 के पूर्ववर्ती। तो देखिए 2000 का पूर्ववर्ती 1 माइनस कर देते हैं, पूर्ववर्ती के लिए कितना जाएगा, 1999। क्या कह रहा है, 2000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 1999, इसका भी पूर्ववर्ती निकालेंगे, 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1998। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि 2000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 1999, जो कि नहीं है। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक कर लेंगे। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 2000 के परिवर्ती। तो देखिए 2000 का परिवर्ती कैसे निकालेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना जाएगा, 2001। तो 2000 का परिवर्ती 2001। देखिए 2000 के परिवर्ती का पूर्ववर्ती 2000 होगा, तो इसका पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा, इसका पूर्ववर्ती 2000। देखिए ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 2000 के परिवर्ती। तो 2000 का परिवर्ती आ गया हमारे पास कितना, 2001। अब आगे कह रहा है इसका पूर्ववर्ती, तो 1 माइनस कर दिए, कितना आ गया, 2000। तो इसका पूर्ववर्ती 2000 होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
आई होप आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में विभाज्यता के नियम और देख लेंगे। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।